बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 उसको स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं नेचुरल गैस से। माय डियर स्टूडेंट, नेचुरल गैस में ना जो जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें इसकी डेफिनेशन, कंपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस एंड यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, इतना हमारे सिलेबस में है। तो नेचुरल गैस को हमारे मुल्क में इसे हम सुई गैस कहते हैं। सुई गैस, वैसे तो ये कुदरती गैस है लेकिन हमारे मुल्क में इसे सुई गैस कहते हैं। वजह इसकी ये है कि बलूचिस्तान में एक जगह है सुई, उसमें 1952 में नेचुरल गैस के वास्ट रिजर्वायर जो है वो डिस्कवर हुए थे। और पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है वो सबसे ज्यादा सुई के मुकाम से निकाली जाती है। लिहाजा हमारे मुल्क में नेचुरल गैस को फिर नेचुरल गैस के बजाय सुई गैस के नाम से ज्यादा जाना जाता है। हम इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, नेचुरल गैस इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। दो बातें आ गई इसमें। एक, नेचुरल गैस एक गैसियस मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, गैसियस स्टेट में है। और ये मिक्सचर किन का है? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन HC, हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और नेचुरल गैस में कौन से हाइड्रोकार्बन है? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, आई मीन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये जो मैंने हाइड्रोकार्बन बोले हैं अल्केन हैं, और इनमें कार्बन एटम मीथेन में 1, ईथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4। कार्बन एटम की तादाद कम होने की वजह से इनका मोलेकुलर मास कम है और यूं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, उन पर मुश्तमिल गैसियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल गैस। हमारे मुल्क में इसे सुई गैस कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल गैस में जो मेन कंपोनेंट्स है वो है मीथेन। मीथेन को हम क्या लिखते हैं? CH4। तो नेचुरल गैस इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। जो हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा नेचुरल गैस में मौजूद है वो मीथेन है, CH4 है। माय डियर स्टूडेंट, जब हम नेचुरल गैस को केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम CH4 लिख देते हैं। और केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो नेचुरल गैस को हम CH4 यानी मीथेन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात ध्यान में रखें कि नेचुरल गैस दिस वन इज अ गैसियस फॉसल फ्यूल। अब याद रखना, हमने कोल को, नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को फॉसल फ्यूल कहा था। उसमें कोल जो है वो सॉलिड फॉसल फ्यूल है, पेट्रोलियम लिक्विड फॉसल फ्यूल है, और नेचुरल गैस दिस वन इज द गैसियस फॉसल फ्यूल। और दूसरी बात, दिस वन इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी तादाद हम नेचुरल गैस से हासिल करते हैं। कंपोजिशन, स्टूडेंट, नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ CH4 मीथेन। और कहा जाता है कि इसमें मीथेन जो है, नेचुरल गैस में जो मीथेन है ये 85 to 95% है। ये क्या मतलब 85 to 95? इसका मतलब है प्लेस टू प्लेस नेचुरल गैस जो हम हासिल करते हैं उसमें मीथेन की अमाउंट जो है वो वेरी करती है। बाज जगहों से जो नेचुरल गैस हासिल की जाती है उसमें मीथेन 85%, बाज में 87%, 88%, मैक्सिमम 95% नेचुरल गैस में मीथेन मौजूद है। मीथेन के साथ साथ नेचुरल गैस में स्टूडेंट आपके पास ईथेन है, C2H6, दिस वन इज कॉल्ड ईथेन। C3H8, दिस वन इज कॉल्ड प्रोपेन। C4H10, दिस वन इज कॉल्ड ब्यूटेन। तो मेन हिस्सा मीथेन का है
मीथेन के साथ साथ ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, ये भी नेचुरल गैस में मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन के साथ ही साथ नेचुरल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और इसमें नोबल गैस में से हीलियम है, नियान वगैरह, वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में, ट्रेसेस में मौजूद है। तो आपको कंपोजिशन नेचुरल गैसेस को समझना होगा। फॉर्मेशन वेरी सिंपल, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज फॉर्म्ड by the decomposition of organic matter। ऑर्गेनिक मैटर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोल में भी हमने पढ़ा, पेट्रोलियम में भी जाके हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि वेजिटेशन और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ये मरने के बाद दे गेट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बैक्टीरियल एक्शन और एब्सेंस ऑफ एयर, एनारोबिक, ये तमाम चीजों की वजह से ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर दैट कन्वर्ट्स इनटू कोल, दैट कन्वर्ट्स इनटू नेचुरल गैस, दैट कन्वर्ट्स इनटू पेट्रोलियम, और ये जो तमाम फॉसल फ्यूल्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे, यानी अर्थ सरफेस के नीचे मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस या तो पेट्रोलियम वेल्स, जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं उसमें पेट्रोलियम के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है, या ये अकेले तौर पे भी पाई जाती है। तो जो पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस पाई जाती है उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड नेचुरल गैस, और जो अकेली नेचुरल गैस डिपॉजिट से हासिल की जाती है दैट इज कॉल्ड नॉन एसोसिएटेड नेचुरल गैस। यूसेज स्टूडेंट, नेचुरल गैस इज a big source of energy, particularly the third world countries like Pakistan, जहां पे there is a deficiency of the production of mineral oil or coal. तो उन मुमालिक में this one is a cheaper source of energy, this one is a clean source of energy. इसके क्या क्या यूजेस है? कुछ यूजेस हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, मैं उन्हीं का ही जिक्र करूंगा। हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एज फॉर पावर जनरेशन स्टेशंस, जो बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स हैं उसमें नेचुरल गैस इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारे पास आ गया, इट इज यूज्ड इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। खाद बनाने वाले और सीमेंट बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उसमें इसको। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज जनरल फ्यूल इन इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल, घरों में जलाने के लिए डोमेस्टिक फ्यूल, ये घरों में लाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, इस हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ आपने ना सीएनजी सुना होगा, एलएनजी और मैं एनजी, ये तीन चीजें लिख देता हूं। एनजी आई मीन नेचुरल गैस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एक्चुअली ना अगर कंपोजिशन देखें ना तो ये एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो आ रहा है ना वो उनकी फिजिकल स्टेट्स में आ रहा है, कंप्रेशन में आ रहा है। नेचुरल गैस जो आम टेम्परेचर प्रेशर पे घरों में हम यूज करते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होती है। एक्चुअली होता क्या है कि नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है कि ताकि इसका वॉल्यूम रिड्यूस करके ज्यादा अकोमोडेशन करवाई जाए और इसको सिलेंडर में फिल करके ऑटोमोबाइल में बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप यही नेचुरल गैस
अंडर वेरी लो टेम्परेचर -120 टू -170 डिग्री सेंटीग्रेड और वेरी हाई प्रेशर, उस पर अगर आप नेचुरल गैस को डील करेंगे तो दैट लिक्विफाई एंड वी गेट द LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, ये भी पावर स्टेशन में इस्तेमाल होती है। इसका भी अब इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट, आपने एक और चीज भी पढ़ी होगी, वो होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो हमारे पास एक गैसियस फ्रैक्शन हासिल होती है। दैट गैसियस फ्रैक्शन इज एक्चुअली द नेचुरल गैस। उस गैसियस फ्रैक्शन की फर्दर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर LPG हासिल होती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसकी कंपोजिशन नेचुरल गैस से, CNG से, LNG से मुख्तलिफ होती है। अब नेचुरल गैस में मीथेन इज द मेन कंपोनेंट्स, जबकि इसके साथ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये मौजूद हैं। लेकिन जो LPG है उसमें प्रोपेन और प्रोपाइलीन, ब्यूटेन और ब्यूटाइलीन, दे आर द मेन कंपोनेंट्स। तो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, लेकिन दैट इज स्मोकी इन नेचर। ये जो है ये दिस इज वेरी क्लीन फ्यूल। तो CNG को ये बेनिफिट हासिल है। स्टूडेंट, ये सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ नेचुरल गैस के बारे में, जिसे हमारे मुल्क में सुई गैस कहते हैं, उसके बारे में। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में दूसरी जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के कई नाम हैं। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, हम इसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं, हम इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड, इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, इसे गोल्ड फ्यूल भी कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम, हम इसे ज्यादातर पेट्रोलियम के नाम से ही जानते हैं। स्टूडेंट, डेफिनेशन इसकी, इसमें हम कहेंगे अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो नेचुरल गैस थी दैट इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक और भी फर्क है, दैट कंटेन्स अ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। लेकिन पेट्रोलियम जो है इसमें C1 से लेकर C40 तक तमाम हाइड्रोकार्बन मौजूद है, C1 से C40 तक। नेचुरल गैस में हमने क्या कहा था, C1 मीथेन, C2 इथेन, C3 प्रोपेन, C4 ब्यूटेन, ब्यूटेन तक, और उससे ज्यादा जो हाइड्रोकार्बन वो ना होने के बराबर मौजूद। लेकिन इसमें मीथेन से लेकर C40 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कार्बन 1 2 3 4 5 6 10 20 40 तक। आई मीन दिस वन इज अ कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन का एक कंप्लेक्स मिक्सचर है। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट विच इज विस्कस, गाढ़ा है, स्टिकी, लेसदार एंड ब्लैकिश इन कलर। कहां पाया जाता है? फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस। तीन बातें हैं, पहले उसकी कंपोजिशन का जिक्र है, दूसरा उसकी फिजिकल स्टेट का जिक्र है डेफिनेशन के अंदर, और तीसरा उसकी अकरेंस का जिक्र है। तीन बातों को डेफिनेशन में यकजा कर दिया गया। माय डियर स्टूडेंट, पेट्रोलियम के मीनिंग्स, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। एक लफ्ज है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। माय डियर स्टूडेंट, पेट्रा मीन रॉक, चट्टान, और ओलियम ऑयल, तेल। क्या मतलब? तो मतलब बना रॉक ऑयल। मीनिंग्स, रॉक ऑयल क्यों? क्योंकि इसको जेरे जमीन सेडिमेंट्री रॉक्स, वहां से इसको ड्रिलिंग से निकाला जाता है। तो जमीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स, उन रॉक्स के अंदर उन सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक ऑफ स्ट्रेटा वहां भी ये मौजूद है। उन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये पेट्रोलियम के वास्ट रिजर्वायर है, बहुत बड़े पैमाने पर इसके जखायर मौजूद है।
और फिर वहां से ड्रिलिंग के जरिए इसको पंप आउट किया जाता है। तो इसको वही नाम दिया गया रॉक ऑयल। इसको मैंने पहले भी कहा, इसके और भी नाम है, मिनरल ऑयल भी इसे कहते हैं, इसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अब एक बात ध्यान में रखें कि मिनरल ऑयल in its refined form is called petroleum। ये जो मिनरल ऑयल है, जब इसको आप रिफाइंड फॉर्म में ले आते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? पेट्रोलियम। यानी मिनरल ऑयल से अगर आप इंप्योरिटीज सेपरेट कर लो, जो मेजर इंप्योरिटीज, तो फिर कंपोजिशन, ये आपको वैसे मैं समझा रहा हूं, हमारे बुक में कंपोजिशन नहीं डिस्कस है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको पता चले कि ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो मिनरल ऑयल है, ये जो पेट्रोलियम है, ये किन किन चीजों पर कुछ। मेनली स्टूडेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और ये हाइड्रोकार्बन जो है ये स्ट्रेट चेन फॉर्म में भी है, स्ट्रेट चेन में भी है, ब्रांचिंग में भी है, साइक्लोअल्केन में भी, साइक्लोअल्केन, और कुछ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनमें मौजूद है। इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस किस्म के हाइड्रोकार्बन जो है वो पेट्रोलियम में मौजूद है। स्टूडेंट साथ ही साथ ना पेट्रोलियम के अंदर जो है वो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स, इसमें सल्फर कंपाउंड्स हैं, सल्फर कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड, इसके अंदर वेरियस मेटल्स हैं, कई किस्म की मेटल्स वो इसमें मौजूद है। इसमें ट्रैप्ड एयर है, और एयर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये डिफरेंट गैसेस मौजूद है। ये तमाम के तमाम, अब ये वाले जो है ना वाटर वेपर, सल्फर कंपाउंड्स हैं, दीज आर इंप्योरिटीज प्रेजेंट। इन इंप्योरिटीज को इससे सेपरेट किया जाता है। जब सेपरेट करेंगे तो आपके पास जो एक ब्लैकिश लिक्विड हासिल होता है, दैट ब्लैकिश लिक्विड इज कॉल्ड द पेट्रोलियम। स्टूडेंट, अब हम ना फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इसकी बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में मैं आपको बताता चलूं, इट इज थॉट टू बी फॉर्म्ड बाय, यानी पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड biochemical decomposition of organic matter, dead organic matter, that is found between the sedimentary rocks। और यही बातें हमने ना नेचुरल गैस और कोल के बारे में कही, वही बात हम पेट्रोलियम के बारे में कह रहे हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो सी प्लांट्स थे, सी एनिमल्स थे, डाई होने के बाद दे बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बैक्टीरियल एक्शन, एब्सेंस ऑफ एयर, इन तमाम फैक्टर्स ने उनको पेट्रोलियम में, मिनरल ऑयल में कन्वर्ट कर दिया, और अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर रेजरवॉयर की सूरत में मौजूद है। जब इनको निकाला जाता है तो दिस वन इज अ थिक ब्लैकिश लिक्विड एंड विच इज कॉल्ड द मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल। ये सेंटेंस आपने स्टूडेंट इसको देखना। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें कुछ बातें, डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन, मैं डिस्टिलेशन आपको समझाना चाहता हूं कि डिस्टिलेशन हम किसे कहते हैं। मेरे पास ये एक मिक्सचर है, दिस वन इज द मिक्सचर, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब इन कंपोनेंट्स को मैं मिक्सचर से सेपरेट करना चाहता हूं, तो किसी मिक्सचर से कंपोनेंट्स की सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कई तरीकों से होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, लास्ट लेक्चर में हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, और भी कई किस्म की। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कि आप ना, अगर आप इसकी डेफिनेशन समझे
किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, तो कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बुनियाद पर आप उनको मिक्सचर में सेपरेट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मतलब है कि ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम बजाते खुद किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास ये क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं मौजूद है, ये किसी काम का नहीं है जब तक आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शन हासिल नहीं करें। वो जो फ्रैक्शन है, दे आर वैल्यूएबल फ्यूल्स एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। उनसे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाई जाती है, लेकिन वो कब बनती हैं? जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो जब हम पेट्रोलियम की स्टूडेंट हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, एफडी कह रहा हूं, इससे हमारे पास वेरियस फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। वेरियस फ्रैक्शंस, यहां आपके पास नेचुरल गैस हासिल होती है, इसके साथ ही आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर आती है। आपके पास यहां पे पेट्रोलियम ईथर आता है, पेट्रोलियम ईथर। आपके पास यहां पे नेफ्था है, नेफ्था। आपके पास यहां पे गैसोलीन है, गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। स्टूडेंट, आपके पास यहां पे कैरोसिन ऑयल जिसे हम जेट फ्यूल, आपके पास गैस ऑयल जिसे हम डीजल, और भी कई। ये हर एक जो हिस्सा है ना, हर एक को हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, इसका मतलब है पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। दीज फ्रैक्शंस आर वेरी यूजफुल। इन फ्रैक्शंस की मजीद फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करें, आपके पास प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पेट्रोलियम इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हम इन फ्रैक्शंस के हुसूल तक बात करेंगे। स्टूडेंट, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम और फिर ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जहां होती है उसे हम ऑयल रिफाइनरी कहते हैं। तो इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पहले मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, वेरी सिंपल वे। उसमें आप देखें, मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, इट इज प्रोवाइडेड विद अ साइड ट्यूब। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैं ये ग्लास वूल लेता हूं और उसके ऊपर मैं क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल जिसे आप पेट्रोलियम कह रहे हैं, उसको ले लेता हूं। ये जो साइड ट्यूब है, इसके साथ में एक कलेक्टिंग ट्यूब लेता हूं। दिस वन इज कलेक्टिंग ट्यूब नंबर 1। अब इस टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर मैं कोर की मदद से इसके अंदर थर्मोमीटर इंसर्ट करता हूं। ये मेरे पास सेपरेटेड सेटिंग आ गई। मैं पहले काम क्या करता हूं? पहला काम मैं ये करता हूं कि मैं इस टेस्ट ट्यूब को हॉट वाटर उससे हीट करता हूं, यानी इसको मैं जेंटल हीटिंग करता हूं। जब आप इसको जेंटली हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्रूड ऑयल के अंदर जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन चेन की लेंथ छोटी है, 1 2 3 4 कार्बन मौजूद हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रो जो हाईली वोलेटाइल है, हीट मिलने पर दे विल एवेपोरेट, और एवेपोरेट होकर वो साइड ट्यूब में कंडेंस होंगे और हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब नंबर 1 इसमें इकट्ठे होते जाएंगे, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म। आप देखेंगे इस सारे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। जब इस क्रूड ऑयल के अंदर लो बॉइलिंग लिक्विड सारे के सारे एवेपोरेट होकर कंडेंस होकर कलेक्टिंग ट्यूब नंबर 1 में इकट्ठे हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? अब हम कलेक्टिंग ट्यूब नंबर 2 इसको लेते हैं और अब हम इसको बंसन बर्नर से डायरेक्टली हीट करते हैं, आई मीन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, अब पहले से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन वो एवेपोरेट होंगे और वो भी इसी तरह कंडेंस होकर कलेक्टिंग ट्यूब नंबर 2 उसमें कलेक्ट होते जाएंगे। अब आपके पास ये जो लिक्विड हासिल होगा ना, इट इज पेल येलो इन कलर, ये पहले से मुख्तलिफ है।
जो पहले हमारे पास वो फ्रैक्शन नंबर 1 थी, और ये जो अब हमारे पास पेल कलेक्टिंग ट्यूब नंबर 2 जो पेल येलो लिक्विड कर रखती है, दिस वन इज फ्रैक्शन नंबर 2। अब इसी तरह आप इसको हीट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास मुख्तलिफ फ्रैक्शन हासिल हुई। अब आप इनमें देखेंगे तो इनका कलर जो है ना वो कलरलेस, पेल येलो, डार्क येलो, इस तरह कलर जो है वो डार्क होता जाता है, और एंड पे हमारे पास ब्लैकिश टाइप का एक मटेरियल हासिल होता है। दीज आर फ्रैक्शंस which are obtained due to fractional distillation of crude oil। अब याद रखना, ये जो हर एक आपके पास फ्रैक्शन आई है ना, ये फ्रैक्शन को प्योर कंपाउंड नहीं है, ये फ्रैक्शन भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मतलब अगर आप पहली फ्रैक्शन की बात करेंगे, ये पहली फ्रैक्शन जो है ये पेट्रोलियम ईथर है। ये जो पेट्रोलियम ईथर है, दिस वन इज पेट्रोलियम ईथर, दिस वन इज अ मिक्सचर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन, उनका मिक्सचर। इस तरह ये आपके पास ये जो डार्क में आ गया, दिस वन इज गैस ऑयल, दिस वन इज अ मिक्सचर ऑफ 6 to 7 हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शंस हमारे पास हासिल हुई हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, ये फ्रैक्शन बजाते खुद मिक्सचर्स है। इसका मतलब है कि आप इन फ्रैक्शन की फर्दर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करके प्योर कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, और वही था ना हमारा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये फ्रैक्शंस बजाते खुद एज ए फ्यूल या डिफरेंट पर्पसेज हैं, एवरीडे लाइफ में इसके मुख्तलिफ यूजेज हैं, वहां ये इस्तेमाल होता है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल वे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल समझाया। अब यही काम माय डियर स्टूडेंट बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल रिफाइनरी के अंदर होता है। ऑयल रिफाइनरी एक वास्ट एरिया पे मुश्तमिल एक फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ा कारखाना है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इस पाइप के जरिए हम क्रूड ऑयल उसको फर्नेस में, और फर्नेस में इसको हीट किया जाता है। दो बातें ध्यान में रखना, फर्नेस में क्रूड ऑयल को रफली 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंडर हाई प्रेशर इसको हीट किया जाता है, और फिर ये हमारे पास एक फ्रैक्शनेटिंग टावर है, और ये हाईली कंप्रेस्ड हॉट क्रूड ऑयल ये इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में नॉर्मल प्रेशर पे जाता है। जो ये नॉर्मल प्रेशर पे जाएगा, ये हॉट क्रूड ऑयल फौरन एवेपोरेट होगा, इसके वेपर्स बनेंगे। अब होगा क्या, यहां पे वो जो वेपर्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये मुख्तलिफ ना स्टील ट्रेज हैं। स्टील इस फ्रैक्शनेटिंग टावर ये मुख्तलिफ स्टील ट्रेज हैं, और इन स्टील ट्रेज के अंदर ये बबल कैप्स है। ये जो वेपर्स हैं ये इन बबल कैप्स में से पास होंगे। वो वेपर्स जो हाई बॉइलिंग लिक्विड के हैं, दे विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठते जाएंगे, और जैसे जैसे वेपर्स में लो बॉइलिंग लिक्विड होंगे वैसे वैसे वो ऊपर चलते जाएंगे, और वेपर्स अपने कंपार्टमेंट्स में जाकर कंडेंस होंगे, और कंडेंस होकर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती जाती है। अब अगर आप सबसे ऊपर की तरफ इस फ्रैक्शनेटिंग टावर के बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ऊपर की तरफ आपके पास हाईली वोलाटाइल आई मीन लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन वो कलेक्ट होंगे, और इसके बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले और मोर विस्कस हाइड्रोकार्बन उनकी फ्रैक्शंस हासिल होंगी। यानी ऊपर जो हाइड्रोकार्बन जो फ्रैक्शंस कलेक्ट हुई, उनमें मौजूद हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम उसकी तादाद कम है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो वैसे वैसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करती है, और सबसे नीचे आपके पास सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कार्बन चेन लेंथ वाले हाइड्रोकार्बन मौजूद है। अगर इसको मैं एक और तरीके से जाहिर करूं तो ये मेरे पास फ्रैक्शनेटिंग टावर है, इसमें ये मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मौजूद है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, मोर वोलाटाइल, दे आर लेस विस्कस, यानी इजीली फ्लो करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो आपके पास नीचे मौजूद है फ्रैक्शंस, दे आर हाईली बॉइलिंग, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर मोर विस्कस, दे आर लेस वोलाटाइल, ये इनमें है। और इस तरह इनके कलर में भी वेरिएशन आती जाती है।
स्टूडेंट एक काम आपने करना है, हमारी टेक्स्ट बुक में ना ये कॉम्प्रीहेंसिव टेबल बना हुआ है। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स। पहले कॉलम में यू हैव द फ्रैक्शंस। हमारी बुक में जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 9 फ्रैक्शंस उनका जिक्र है। अगर आप इन फ्रैक्शन को देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, लिग्रॉन या नेफ्था है, उसके बाद गैसोलीन, गैसोलीन इज आल्सो कॉल्ड द पेट्रोल। उसके बाद कैरोसिन है, कैरोसिन इज कॉल्ड जेट फ्यूल, कैरोसिन इज कॉल्ड हमारी जुबान में से हम मट्टी का तेल कहते हैं। उसके बाद आपके पास गैस ऑयल है जिसे हम डीजल कहते हैं। उसके बाद आपके पास ये लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसेस हैं, फिर आपके पास ये पैराफिन है, फिर आपके पास ये असफाल्ट है या जिसे आप पेट्रोलियम कोक कहते हैं। स्टूडेंट ये असफाल्ट जो है ये लोक हम इसे आम जुबान में कहते हैं, ये सड़कों के ऊपर बिछाई जाती है। तो पहले कॉलम में इन 9 फ्रैक्शंस के नाम हैं, तरतीब वाइज इनको याद करना है। साथ ही ना अगर आप देखेंगे तो इन सब की बॉइलिंग पॉइंट रेंज, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो एक कंपाउंड का होता है ना, तो फ्रैक्शन क्या है, ईच फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। तो हर एक फ्रैक्शन की बॉइलिंग पॉइंट रेंज दी हुई है, आपने इन सब की बॉइलिंग पॉइंट रेंज देखती। अगर आप आखिरी 2 को देखेंगे ना तो आपके पास ये जो पैराफिन आ रहा है, पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, इससे ऊपर जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, और लास्ट में आपके पास जो असफाल्ट है उसके आगे वो सिंपली सॉलिड लिखा हुआ। स्टूडेंट तीसरा जो कॉलम आएगा दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ईच फ्रैक्शन। इसको आपने बड़ी एहतियात से देखना है कि हर फ्रैक्शन में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, तो हर एक के बारे में ये डिटेल लिखी हुई है। और लास्ट पे अगर आप इसमें इस डिटेल को मैं फर्दर अगर आपके साथ शेयर करूं तो स्टूडेंट पहले आपके पास जो नेचुरल गैस है इसमें 4 हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इस तरह पेट्रोलियम ईथर को देख लें, इसके बाद लिग्रोइन है। अगर आप गैस गैसोलीन को देखें जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, तो गैसोलीन में C4H10 से लेकर C13H28 तक, यानी C4 जिसे हम कहते हैं ब्यूटेन, C5, C6, C7, C8, C9, 10, C11, C12, C13, ये तमाम हाइड्रोकार्बन्स मिलकर ये मौजूद किस में है, गैसोलीन में है, पेट्रोल में। लेकिन पेट्रोल में जो हाइड्रोकार्बन ज्यादा तादाद, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा परसेंटेज में मौजूद है वो है C6, C7, C8, आई मीन हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ये जो है 3, ये ज्यादा परसेंटेज में गैसोलीन आई मीन पेट्रोल में मौजूद है। इस तरह आपके पास कैरोसिन है, फिर आपके पास गैस ऑयल जिसे हम डीजल कहते हैं उसकी कंपोजिशन भी लिखी। माय डियर स्टूडेंट, जो 4th कॉलम है उसमें इन सब के यूजेस लिखे हुए हैं, कौन सी फ्रैक्शन एवरीडे लाइफ में ये कहां इस्तेमाल हो रही, आपने इन सबको स्टडी करना। स्टूडेंट इस पूरे टेबल को आपने अच्छी तरह याद करना है। बाज दफा ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि राइट डाउन एनी 3 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम along with their boiling point range and their composition। और अक्सर में आपके बोर्ड के एग्जाम में या एंट्री टेस्ट वगैरह में इस टेबल से रेलेवेंट कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है, तो आपकी इस टेबल के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक नया टॉपिक आया, ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। पहले मैं टेक्स्ट बुक की बात करूंगा। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कि पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो मैं ये टेबल बना देता हूं, इसमें ऑयल रिफाइनरी, उसकी लोकेशन कहां मौजूद है और फिर उसकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। तो पहली ऑयल रिफाइनरी जो है दैट इज अटक ऑयल रिफाइनरी। माय डियर स्टूडेंट, अटक ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन मोरगा, रावलपिंडी। रावलपिंडी उसका एक इलाका है मोरगा, और उसमें ये अटक ऑयल रिफाइनरी ये मौजूद है। इसकी जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है दैट इज 1.25 मिलियन टन। इस तरह 2 ऑयल रिफाइनरी जो है वो कराची में सिचुएटेड है, एक है नेशनल ऑयल रिफाइनरी और एक पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी। इन दोनों की जो मजमूई तौर पर जो है ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी दैट इज 2.13 मिलियन टन। पार्को के नाम से, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, पार्को के नाम से, ये मुल्तान के करीब महमूद कोट वहां पे ये इंस्टॉल है, और ये भी बहुत बड़ी तादाद में ऑयल को रिफाइन कर रही है। ये जो मैंने आपके सामने डिटेल दी ना, ये जो टेबल बनाया, इट इज अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। लेकिन जो रीसेंट डाटा मेरे पास आया है ना, उस डाटा के मुताबिक वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूं। आपने जो याद करना है ना वो यही था जो मैंने
अब जो रीसेंट डाटा है जरा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। माय डियर स्टूडेंट, जो रीसेंट डाटा हमारे पास है उसके मुताबिक ओगरा की तरफ से, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 7 ऑयल रिफाइनरीज हैं, 7 ऑयल रिफाइनरीज। इसमें पहले आपके पास ये पार्को है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि पार्को जो है ये महमूद कोट नियर मुल्तान, वहां पे ये इंस्टॉल है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 4.5 मिलियन टन है, 4.5। इसके बाद हमारे पास ये एक बाइको है, ये हब में है, इसकी भी कैपेसिटी लिखी हुई है। कराची में 3 है, कराची में 3 है, एक ये नेशनल ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी और एक ये इनार है। इन सब की आगे ना ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी लिखी हुई है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, हमारे पास ये है अटक ऑयल रिफाइनरी, ये मोरगा रावलपिंडी इंस्टॉल्ड है और इसकी कैपेसिटी क्या है, पहले हमने पढ़ी 1.25, अब ये ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब इसमें फर्दर एक्सटेंशन हुई जिससे इसकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई। स्टूडेंट, इसी तरह ये एक और ढोडक डेरा इस्माइल खां, वहां पे एक ऑयल रिफाइनरी है, उसकी कैपेसिटी भी आपके साथ है। अगर आप इन 7 ऑयल रिफाइनरीज की टोटल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी देखें तो इनकी टोटल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 12.927 मिलियन टन है, यानी रफली 13 मिलियन टन है। तो ये डाटा था जो रीसेंट है, लेकिन आपने इसको सिर्फ देखना है, जो याद करना है ना आपने वो टेक्स्ट बुक वाला करना। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, मेरा अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।